इंफॉर्मेशन सेगमेंट में आज हम बात करेंगे राज शर्मा जी से रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट जो कि काफ़ी आंकड़े आ रहे हैं और काफ़ी ऊपर नीचे हुआ रियल एस्टेट में, मगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छा रियलिटी बता सकता है। राज शर्मा 10 साल से रियलिटी में हैं और काफ़ी इनाम भी जीते हैं इन्होंने अच्छी सेल्स करके। राज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू यश जी, थैंक यू वेरी मच। राज जी, आप हमारे दर्शक जो हैं हारमोनी टीवी के, उनको थोड़ा सा रियल एस्टेट के बारे में बताएं। थैंक यू गिविंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा कमोडिटी है, आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परचेज कर रहे हैं या सबसे बड़ी सेल्स कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो। पूरी नॉलेज हर फील्ड के होना हर के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक अच्छा रील्टर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पग पग पर गाइड कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सी नहीं है। और सिमिलरली जब आप अपना घर बेच रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है और किस प्राइस पर लिस्ट करनी चाहिए। राज जी, क्योंकि आप 10 साल से रियल एस्टेट में हैं, जी, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? देखिए, मैं 10 साल से रियल एस्टेट में हूँ। मैं फुल टाइम काम किया है, कभी मैंने पार्ट टाइम काम नहीं किया है। और मैंने 15-15, 16-16 घंटे काम करके जो एक्सपीरियंस लिया है, उसमें एक्सपर्टीज़ ये है कि कोई भी फर्स्ट टाइम बायर हो, आई कैन गाइड देम फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द एंड टू द क्लोजिंग एंड की डिस्ट्रीब्यूशन। कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हो या कोई अपने लिए ले रहा हो, आई कैन गाइड देम। और मैं उनकी प्रॉपर्टी की बहुत सही कीमत बता सकता हूँ कि किस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी और किस प्राइस पे डिस्क करनी चाहिए। रेजिडेंशियल जो है अभी, क्योंकि हर एक को रेजिडेंस चाहिए, तो रेजिडेंशियल का क्या सिनेरियो है? रेजिडेंशियल का सिनेरियो ये है कि क्योंकि 2-1.5 साल से इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, तो प्राइसेस पहले से कम हुई हैं। ये परचेज करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, और मैं ये कहूँगा सबसे अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको परचेज करनी है, आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद रात आती है। अभी इकोनॉमी 1.5 साल ख़राब रही है, इसके बाद में इसको इम्प्रूव ही होना है। और फोर्थ मैकमरी के सिनेरियो के बाद में प्राइस बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। तो अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं, डोंट डिले योर डिसीजन बट जस्ट ग्रैब ऑन इट। मगर आपने परचेज की तो बात की, और जो सेलर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सेलर के लिए एडवाइस ये है कि देखिए, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर वेट करिए, क्योंकि अब इसके बाद प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन कई सीनरियो में ऐसा होता है कि सेलर बिल्कुल वेट नहीं करना चाहता, उनको राइट अवे प्रॉपर्टी बेचनी है। तो अब वो फिर वेट ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप परचेज करें, आप डेफिनेटली इसको सेल लगा दें और इसको बेच दें। जो फर्स्ट टाइम बायर है, जिसको कोई नॉलेज नहीं होती घर खरीदने के लिए, उसके लिए आपके क्या टिप्स हैं? फर्स्ट टाइम बायर के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि वो एक अच्छे रियल्टर को हायर करें, क्योंकि अच्छा रियल्टर ही आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता है, ऑनेस्ट नॉलेज दे सकता है कि आपकी सिचुएशन में, आपके बजट में क्या प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। इसके अलावा चीज़ ये है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं। हमारे कंट्रीज़ में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उनके अलग मायने होते हैं, यहाँ पे अलग मायने होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में या साउथ एशिया में, मेन रोड पर हो, कॉर्नर की हो, सामने बस स्टॉप हो, कमर्शियल लोकेशन में हो, वो प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। लेकिन कनाडा में ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसे फैक्टर से दूर रहें। ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस रियल्टर ही आपको नॉलेज दे सकता है। और ये भी बताएं हमारे जो फर्स्ट टाइम बायर हैं जी, कि वो रियल्टर के आने से पहले अपनी मॉर्गेज की कोई सुविधा करके आएँ। देखिए, ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर आपको पता हो कि आपकी कितनी मॉर्गेज पॉसिबल है, पॉसिबल भी है कि नहीं है। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल बायर बैंक में जाता है, टेलर से मिलता है, टेलर से 2-4 क्वेश्चन पूछती है या पूछता है कि आपने घर ले लिया, आप क्यों नहीं घर ले लेते, आपको कितना मॉर्गेज मिल जाएगा। वो पूछता है कि मेरी कितनी अप्रूवल हो जाएगी। तो वो टेलर एक प्लस माइनस करके बताया था कि आपकी कितनी अप्रूवल होगी, लेकिन वो अप्रूवल नहीं है, वो ओनली एक प्री क्वालिफिकेशन है। प्री अप्रूवल होती है जब आप अपने जॉब लेटर, पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट जब आप मॉर्गेज ब्रोकर को या मॉर्गेज स्पेशलिस्ट को देते हैं, वो आपका क्रेडिट रन करता है। उन पेपर्स के बेस पे जब वो कैलकुलेट करता है, वो आपकी होती है प्री अप्रूवल। थर्ड स्टेज आती है अप्रूवल की।
आप इसमें कंफ्यूज ना करें कि क्वालिफाइंग और प्री अप्रूवल आप लोग समझ जाते हैं कई बार कि अप्रूवल है, वो अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल होती है जब आपने ऑफ़र लिख दिया, तो जो ऑफ़र प्लस हाईलाइट शीट और आपके जो जॉब लेटर्स हैं, पे स्टब्स हैं, वो मॉर्गेजर के पास में जाते हैं। उन सब के बेस पे आपका मॉर्गेज स्पेशलिस्ट आपकी अप्रूवल देखता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखता है। वो अगर उस समय वो ये कहता है कि यस आप अप्रूव्ड हैं, वो अप्रूवल है, बाकी अप्रूवल नहीं है। राज जी, एक हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ब्रांड न्यू घर लेना चाहिए कि ऑक्यूपाइड घर लेना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों। देखिए, ब्रांड न्यू घर की अपनी क्वालिटीज़ हैं और जो पुराने घर हैं उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। पुराने घर के बारे में मैं ये कहूँगा ओल्ड इज़ गोल्ड। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, उनका अपना एक्सपीरियंस हुआ करता था। जो आज के बच्चे हैं वो फिजिकली बहुत फ्रेजाइल हैं, मेंटली बड़े शार्प हैं। सिमिलरली जो नए घर हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हैं, वो तो अच्छा है, अच्छा वे लगते भी हैं, लेकिन अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें वो पुराने घरों के सामने कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुराने एरिया जो होते हैं वो सारे सेटल्ड होते हैं, पूरे डेवलप्ड होते हैं, उनमें शॉपिंग होती है, स्कूल्स होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं और बच्चों के लिए सेफ होते हैं क्योंकि वो पूरा डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ट्रक्स नहीं आ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। अब आप नई एरिया में जाएंगे, वहाँ पे दिन रात कंस्ट्रक्शन हो रही है, कीलें पड़ी हुई हैं, आपकी कार पंक्चर हो जाती हैं, बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, आप नॉइस हो रहा है, आप सो नहीं सकते, मिट्टी उड़ रही है सारे दिन। उसके बाद में क्या होता है कि नए घर जो होते हैं वो कुछ टाइम तक वो लैंड सेटल होती है, तो उसमें वो क्या होता है कि कई बार ड्राई वॉल पर क्रैक आ गई, कभी कुछ हो गया, तो वो सेटलमेंट होता है। आपने देखा होगा कि बेसमेंट में या इसमें ड्राई वे पे क्रैक्स होती है, वो नई घरों की वजह से होती है क्योंकि वो लैंड अभी सेटल नहीं होती है। पुराने घरों में वो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, तो पुराने घर ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक बात ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि घर बना बनाया लें कि खुद बनाएं। देखिए, आप चाहे बनवाएं या बना बनाया लें, एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको ये लगेगा यार इस घर में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो इससे अच्छा ये है कि आप बनवाने के बजाय एक पुराना घर परचेज़ कर लें जिसमें ये सारी सहूलियत हो, वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया हो, सारा एरिया डेवलप्ड हो, जिससे कि क्या है कि आपको बस के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए गार्डन्स हैं, ये है वो है, कमर्शियल है, उसके लिए आपको मारा मारा ना करना पड़े। और ये भी बताएं कि आज के जो सिचुएशन है उसमें किस तरह के घर बिक रहे हैं और किस वैल्यू के बिक रहे हैं और क्या उन पे कुछ डिस्काउंट या रिबेट भी मिल रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ तक किस स्टाइल के घर बिक रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा बनेगी वही ज़्यादा बिकेगी। आजकल बिल्डर्स केवल 2 स्टोरी घर बनाते हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए एक लॉट है 500 स्क्वायर मीटर का, उस पे एक बाई लेवल बनाएगा या बंगलो बनाएगा या 4 लेवल बनाएगा, उसको से इनकम होती है 4.5 लाख की। लेकिन अगर उसी पे वो 2 स्टोरी बनाएगा तो वो उसको 6 लाख का बेचेगा। तो आजकल बिल्डर इसलिए 2 स्टोरी के अलावा और कुछ बनाते ही नहीं हैं। जबकि 2 स्टोरी में ठीक है, प्राइवेसी आपको मिलती है, आपके बेडरूम बाथरूम अपस्टेयर होते हैं, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं, जो हमारे एजेड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए 2 स्टोरी बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्योंकि आपको 10-5 बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ गया तो आपके घुटने जवाब दे जाते हैं। उनके लिए बंगलो और बाई लेवल ही अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि 2 स्टोरी आप रेंट नहीं कर सकते, दैट इज़ ट्रूली फॉर सिंगल फैमिली। जबकि बाई लेवल और बंगलोज में अगर आपने बेसमेंट डेवलप कर दिया, उसमें स्वीट बना दी, तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। आपको 3 बेडरूम से ज़्यादा क्या चाहिए, आप ऊपर रहिए, बेसमेंट रेंट आउट कर दीजिए, तो आपको वो मॉर्गेज में हेल्प भी करेगा। और क्योंकि आपका ज़्यादा समय जो है एडमिंटन की प्रॉपर्टीज़ में बीता, जी, तो एडमिंटन में कौन सा एरिया सबसे अच्छा है जहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली जाए। देखिए, सबसे अच्छा एरिया, सबसे अच्छा घर वही होता है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। आपका अपना घर चाहे झोपड़ी है, चाहे हज़ारों स्क्वायर फीट का घर है, वही सबसे अच्छा घर होता है। सबसे अच्छा एरिया वही है जहाँ पे आप सूटेबल, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं मिलवुड्स क्रिमिनल एरिया है। नो, इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल एरिया। मैं मिलवुड्स में 14 साल से रह रहा हूँ, मेरा बेटा यहीं पढ़ा लिखा है, वो डेंटिस्ट बन रहा है। तो मैं कहता हूँ मिलवुड सबसे बढ़िया एरिया है, पूरा डेवलप्ड है, हर जगह स्कूल मिलेंगे, आपको कमर्शियल शॉपिंग सेंटर मिलेंगे, आपको बस स्टॉप मिलेंगे। इससे बढ़िया एरिया क्या हो सकता है। और भले ही मॉर्गेज आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर मॉर्गेज लेनी हो बैंक से लेनी चाहिए कि मॉर्गेज ब्रोकर से लेनी चाहिए। देखिए,
आप चाहे बैंक के पास जाइए, चाहे ब्रोकर के पास जाइए, आप उस आदमी को चूज़ करें या उस लेडी को चूज़ करें जिसको इस फील्ड की नॉलेज है। बहुत सारे मॉर्गेजर ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत मॉर्गेजर ऐसे हैं जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो तुरंत बता देंगे आपकी मॉर्गेज होगी कि नहीं होगी। अगर आपके क्रेडिट में कोई इशू है, ऐसी कोई बात है, थोड़ा सा हिकअप्स है, तो आपके लिए मॉर्गेज ब्रोकर ज़्यादा अच्छा है बजाय एक बैंक में जाने के। क्योंकि मॉर्गेज ब्रोकर के पास में एक ही बैंक नहीं होता, उसके पास में कई सारे लेंडर्स होते हैं। मॉर्गेज ब्रोकर के पास एटीबी, स्कोशिया, टीडी, आरबीसी, सर्विस क्रेडिट यूनियन और कई सारे प्राइवेट लेंडर भी हैं, तो वो आपको किसी न किसी मॉर्गेज लेंडर के साथ में आपको अटैच करा देगा, आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप स्कोशिया में जाते हैं या एटीबी या आरबीसी या कहीं पे भी जाते हैं, वो केवल अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हो सकता है आपकी नीड के हिसाब से उनके पास में वो प्रोडक्ट उस समय नहीं हो, तो इन सिचुएशंस में मॉर्गेज ब्रोकर ज़्यादा अच्छा होता है बजाय बैंक के। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपको, जी। मॉर्गेज इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि इंडिविजुअल अपने पे लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकता है, टर्म इंश्योरेंस? देखिए, मॉर्गेज इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मॉर्गेज इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है। उसमें क्या है, आपकी लाइफ के साथ साथ आपकी मॉर्गेज भी इंश्योर्ड होती है, न कि वाइस वर्सा। अगर आप बैंक के पास जाते हैं, आपने लोन लिया, आपने मॉर्गेज ली, आपने मॉर्गेज इंश्योरेंस ली, तो उसमें बैंक अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। अगर कुछ ऊंच चीज़ हो जाती है तो बैंक अपना लोन पहले पे ऑफ करता है, आपके सर्वाइवर को कुछ नहीं मिलता। बल्कि लाइफ इंश्योरेंस में पहले आपके सर्वाइवर को मिलता है, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपके सर्वाइवर की मर्जी है, वो आपका मॉर्गेज पे ऑफ करता है या नहीं करता है। और पूरे डिस्कशन को समराइज करते हुए क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप चाहे घर बेच रहे हैं, चाहे परचेज कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस पढ़ा लिखा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड और उसका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, आप उसको चूज़ करें। क्योंकि उनके अपने एथिक्स होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो आपको सही सलाह देगा। बाकी 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप 2-4 लोगों से इंटरव्यू करें और उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसके साथ काम करें और उस पे अपना 100% ट्रस्ट रखें। जब आप 100% ट्रस्ट रखेंगे तो आप एक रियल्टर के ऊपर या मॉर्गेज ब्रोकर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, तो वो भी उस हिसाब से काम करेगा। क्योंकि अगर आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं राजी मैं पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बहुत अच्छी सर्विसेज लेके दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।